हेलो दोस्तों, यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना क्या है और इसके महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको समझेंगे और देखेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जो है मूल प्रस्तावना से अलग हैं, यानी कि पहले से जो कुछ जोड़े गए हैं उनको देखेंगे और इसके स्रोत को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे और इसका उद्देश्य क्या है। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, इसकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको देखेंगे और प्रस्तावना क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो प्रस्तावना जो है दोस्तों, भारतीय संविधान की एक भूमिका है। जैसे किसी पुस्तक की हम जब पहले पेज खोलते हैं तो वो एक प्राकथन लिखा रहता है, तो उसी तरह जो है संविधान का ये प्रस्तावना, अगर ये यानी कि हम अगर प्रस्तावना को पढ़ लें तो ये मोटा पता चल जाता है मोटा मोटा कि भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है, या संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका क्या विचार था और कौन कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में शामिल की गई है। तो दोस्तों, पहले एक बार हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उस तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये बनता है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये न्याय है, 3 न्याय की बात की गई है। हालांकि इसको अभी पढ़ेंगे हम लोग जब डिफाइन करेंगे कुछ वर्ड, जैसे संपूर्ण ये प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष शब्द क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पहले देख लेते हैं मोटा मोटा कि ये जो राजनीतिक न्याय है, देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 न्याय है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि न्याय की प्रस्तावना में कितने न्याय की व्यवस्था की गई है। तो 3 न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की व्यवस्था की गई है। और स्वतंत्रता कितनी की बात की गई है, जो स्वतंत्रता है ये 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसमें कौन स्वतंत्रता है, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचार को रखने, और वाक्य यानी कि कुछ बोलने, वाक्य, अभिव्यक्ति, धर्म किसी धर्म को अपनाने, विश्वास, आस्था करने किसी धर्म में या विश्वास करने, उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता 5 है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि जो समानता है, समता को ही समानता बोलते हैं, ये 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि जो ये अब ये रेशियो बना ना 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3, 5, 2, ये पूछता है कि जो प्रस्तावना में है क्या जो सीक्वेंस वाइज है, क्या वो 3, 5, 2 है, यानी कि न्याय की व्यवस्था 3 की गई है, स्वतंत्रता की जो व्यवस्था की गई है वो 5 है और समता की व्यवस्था 2 है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसका जो है क्रम पूछता है, जैसे इसको यहाँ से कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण हुए, तो कभी कभी लाइन दे देता है वाक्य में कि जो प्रस्तावना है क्या ये इस सीरियल में लिखा गया है, जैसे कभी कभी आगे पीछे दे देता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न लिखा गया है तो सबसे पहले समाजवादी को लिख देगा और वो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले या सीरियल नंबर को सजाइए या सीरियल नंबर बताइए। तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये सीरियल आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ये कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो
भारत की संविधान की शक्ति है वो हम भारत की जनता है, यानी हम भारत के लोग। तो भारत की जनता जो है संविधान को अपने ऊपर खुद को स्वीकार किया, स्वयं स्वीकार किया है और अपने ऊपर लागू किया है। तो इसकी जो स्रोत है, अगर इसके प्रस्तावना के तत्व को, महत्वपूर्ण तत्व को देखेंगे, देखिए जैसे प्रस्तावना के तत्व को, तो इसको हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे जो इसका स्रोत है, तो हम भारत के लोग, अर्थात जनता, भारतीय जनता या भारतीय नागरिक। और इसके प्रकृति को देखेंगे, इसका जो नेचर है प्रस्तावना के, तो ये एक संप्रभु है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उसका जो ये प्रकृति है। अगर इसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि संविधान का जो मूल भावना क्या है, यानी प्रस्तावना में ये मूल भावना क्या है। और दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें न्याय की व्यवस्था, 3 न्याय भी बात की हम लोग, 3 न्याय की व्यवस्था है, 5 स्वतंत्रता की बात किया है, 2 समता की बात किया, और बंधुता यानी कि आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब जो संविधान का प्रस्तावना का उद्देश्य है ये न्याय है, न्याय दिलाना, स्वतंत्रता की बात की, समता की और बंधुता की। और तिथि जैसा आपको यहाँ नीचे दिखा गया कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे लागू किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को अभी एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं आपको, महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने लगा, क्योंकि उस समय B.R. अम्बेडकर जी यानी भीमराव अम्बेडकर जी का 125वीं जयंती थी। तो उनके परिप्रेक्ष्य में जो है जैसे 2015 से 26 नवंबर 1949 को उसकी 25वीं जयंती से जो है 125वीं जयंती से संविधान दिवस मनाने जाने लगा है। तो यानी कि जब क्वेश्चन कभी कभी पूछते थे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखते हैं। थोड़ा सा रफ कर दें। और दोस्तों एक और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे अब पिछली क्लास में आपने देखा होगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में कुछ थोड़े परिवर्तन के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि ये प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। यही उद्देश्य जो प्रस्ताव था यही प्रस्तावना बना, इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है संविधान का, और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था उसे उद्देश्य का भी कहा जाता है, और यही उद्देश्य जो है प्रस्तावना बना, और इसे फाइनली जो है संविधान में 22 जनवरी 1947 को शामिल कर लिया गया था। तो कुछ विचारक भी हैं जो प्रस्तावना को कहते हैं, जैसे एन ए पालकीवाला, संविधान विशेषज्ञ हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है एक संविधान का परिचय पत्र की तरह काम करता है। और एक सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, उन्होंने कहा है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। तो कहने का मतलब ये जो कोटेशन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है किसने परिचय पत्र कहा है, किसने हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। तो ये कभी कभी एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन वनडे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं या पूछते भी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है शब्दावली को देखते हैं कि जैसे ये प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है। तो इसको थोड़ा सा मिटा दें तब फिर समझते हैं। और एक दोस्तों इसमें है जो संबद्ध को अपनाया गया है। संविधान सभा में
विक्रमी संवत को अपनाया गया है। ये विक्रमी संवत, कभी कभी इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो विक्रमी संवत निकालने के लिए इसमें 57 को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। जैसे 1949 में बना था और इसमें 57 अगर जोड़ दें तो ये 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 1 10 और 1 1 2, यानी कि जो विक्रमी संवत था वो 2006 था। यानी कि जो संविधान में शामिल किया गया है वो विक्रमी संवत है। तो संवत को अगर क्वेश्चन पूछता है तो कौन सा संवत था, तो 2006 संवत, क्योंकि उस समय सन जो है ईस्वी जो है 1949 था और इसमें अगर विक्रमी संवत निकालना होता है तो 57 जोड़ते हैं। और दोस्तों उसके प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दावलियों को जो देखते हैं थोड़ा सा। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, यानी कि संप्रभुता उसे बोलते हैं, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब दो अर्थों में लेते हैं, एक आंतरिक, किसी भी देश का एक आंतरिक होता है व्यवस्था, एक बाह्य होता है बाह्य क्षेत्र, यानी कि देश के आंतरिक भागों में और बाह्य क्षेत्रों में। जैसे बाह्य क्षेत्रों में जैसे विदेश नीति क्या हो, किसी भी देश की एक विदेश नीति होती है। विदेश नीति में जैसे मित्र देश से, शत्रु देश से, तो वो है। और एक आंतरिक व्यवस्था जैसे अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब व्यवस्थाएं जाती हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। तो कहने का मतलब ये जो संप्रभुता है, जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब ये होता है कि वो स्वतंत्र है किसी भी समाज के आधार पे, आर्थिक आधार पे या धार्मिक आधार पे कानून बनाने के लिए, और अपने विदेश नीति को वो भी स्वतंत्र रूप से लागू कर सकता है। संप्रभुता का मतलब यही होता है, वह संप्रभु है। ठीक है दोस्तों। तो आंतरिक और बाह्य क्षेत्र, जैसे विदेश नीति में, और ये किसी बाह्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, जैसे या किसी भी क्षेत्र को भारत से छोड़ भी सकता है। तो कहने का मतलब वो अपने अंदर और बाह्य, आंतरिक और बाह्य क्षेत्र को स्वयं लागू कर सकता है, वो किसी के अधीन नहीं है। संप्रभुता का मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे एक शब्दावली है, समाजवादी। और दोस्तों जैसे संप्रभुता का मतलब जैसे भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है दोस्तों। और ना तो डोमेनियन है। डोमेनियन अर्ध राज्य का संघ व्यवस्था दी जाती है, जिसे डोमेनियन कहा जाता है। जब आप पिछला वीडियो चार्टर देखेंगे तो उसमें डोमेनियन का मतलब बताए हैं कि डोमेनियन मतलब क्या होता है। डोमेनियन मतलब वो होता है कि कुछ क्षेत्रों को, जैसे वो आंतरिक मामले में तो खुद डिसीजन लेगा, लेकिन बाह्य मामले में दूसरा कोई डिसीजन लेगा जिसके हम अधीन रहेंगे, तो उसे डोमेनियन राज्य कहा जाता है। तो भारत जो है वो संप्रभु है, यानी कि वो तो ना तो डोमेनियन है और ना ही के ऊपर किसी के ऊपर निर्भर है। वह आंतरिक और बाह्य का निर्णय स्वयं डिसीजन ले सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है समाजवादी। हालांकि दोस्तों मूल प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे और उनका वर्णन जो है संविधान में किया गया है। जैसे एक है समाजवादी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, एक ही शब्द है। और तीसरी अखंडता। तो ये जो 3 शब्द है दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब जो ये 3 वर्ड हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1976 अधिनियम के तहत जोड़ा गया है।
तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे, तो ये तीनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका सीरियल भी पूछ लेता है, जैसे पहले समाजवादी आएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, ये दोनों वर्ड एक ही हैं, उसके बाद लास्ट में अखंडता आती है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा शब्द इसमें जैसे मूल वो दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो एक ऑप्शन कोई और जोड़ देगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना दिया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शामिल नहीं किया गया था, तो ऑप्शन ए, बी, सी या एक ऑप्शन डी लगा देगा, चाहे वो गणराज्य व्यवस्था कर देगा, गणराज्य की। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब समाजवाद क्या है दोस्तों? देखिए, जो भारत का समाजवाद है वो नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद से मिलता जुलता है, यानी कि गांधीवादी और साम्यवादी समाज का मिला जुला रूप है। लेकिन अंतर है, जो साम्यवादी समाजवाद है, जैसे ये जो साम्यवादी समाजवाद है, इसमें जो है उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं, यानी कि जो संसाधन है या साधन है, उनका जो है देश जो है राष्ट्रीयकरण कर देता है। राष्ट्रीयकरण यानी कि वो देश के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसमें जो है उत्पादन प्लस वितरण की जो व्यवस्था की गई है वो जो है राष्ट्रीयकरण इस राष्ट्रीयकरण मतलब सार्वजनिक भी होता है और निजी, यानी कि राष्ट्रीयकरण यानी कि सार्वजनिक और निजी पे मिश्रित रूप है। ठीक है दोस्तों, और समाजवाद का मतलब होता है गरीबी और असमानता को दूर करना। असमानता को ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब सभी लोग समान हैं। इसके बाद जो है अगला वर्ड लेते हैं कि दोस्तों समाजवादी है। तो कहने का मतलब जो ये साम्यवादी है और ये जो भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये दोनों का मिला जुला रूप जो है भारत में स्वीकार किया गया है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा के ज़्यादा करीब है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कौन सा वर्ड है। धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भारत है वो किसी भी धर्म का फेवर नहीं लेगा, यानी कि भारत सरकार का या भारत का या राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यानी जो धर्म है और राज्य का पूर्णतः अलगाव करती है। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसे जो है धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान अभी पीछे बताए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, लेकिन इस शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन इसका जो है आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे 14 हो गया,
हम पढ़ेंगे आर्टिकल, जैसे मूल अधिकार में 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, और आपका जो 25 से 28 हो गया, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। तो ये धर्मनिरपेक्ष के कुछ उदाहरण हैं जो आर्टिकल में दिए गए हैं। इनको हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो दोस्तों जो है धर्मनिरपेक्ष जो है भारत का सकारात्मक है, यानी वो सभी धर्मों को समान भाव से आदर और सम्मान करेगा। यानी कि संविधान की सर्वोच्चता की व्यवस्था की गई है, यानी संविधान की सर्वोच्चता सभी धर्मों से ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। और अगला वर्ड है लोकतांत्रिक। भारतीय प्रस्तावना में, यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की बात की गई है। आपने देखा होगा कि लोकतांत्रिक वर्ड लिखा था वहाँ पे। तो लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब होता है, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। लोकतांत्रिक मतलब राज्य व्यवस्था, एक प्रकार की राज्य व्यवस्था है, इसे दो प्रकार की व्यवस्था की गई है, दो प्रकार। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जो है जनता सीधे आमतौर पर जुड़ती है, और अप्रत्यक्ष वाले में एक संसदीय होती है, एक अध्यक्षीय होती है, जिसका जो है राष्ट्रपति होता है, जैसे यूएसए में अपनाया गया है, और दूसरा जो है संसदीय होता है। इसे ब्रिटेन और इंडिया में, ब्रिटेन प्लस भारत अपनाया गया है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये जनता प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लेती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जैसे स्विट्जरलैंड में अपनाया गया, जिसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिकॉल करना और रेफरेंडम करना, जनमत संग्रह जिसे बोलते हैं। तो अप्रत्यक्ष वाले में दोस्तों इन्हें जनता चुनती है, और ये संसदीय जो है, संसदीय व्यवस्था में हमने जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। हालांकि इसका व्यवस्था जब हम लोग पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, तो उसमें ये बताएंगे कि ये संसदीय व्यवस्था क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा हल्का सा परिचय प्रस्तावना में दिया जा रहा है, ताकि कुछ वर्ड जो है आपको समझ नहीं आ रहे हो तो समझ में आ जाए। और दोस्तों अगला वर्ड है गणतंत्र। यह भी एक प्रकार का राज्य व्यवस्था है। गणतंत्र जो है एक प्रकार का राज्य व्यवस्था है। इसमें भी जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक उत्तराधिकार के द्वारा चुना जाता है, जैसे राजशाही, ये राजशाही होता है, जो जैसे ब्रिटेन में अपनाया गया है। ब्रिटेन में आप देखेंगे जो वहाँ का गणतंत्र का प्रमुख होगा वो उत्तराधिकार को, यानी कि जो वहाँ के राजशाही होते हैं, राजा होते हैं, वही होते हैं। ब्रिटेन में इसे अपनाया गया है। और भारत में जो है गणतंत्र का प्रमुख को चुना जाता है, और राष्ट्रपति होता है।
आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो जो भारत का गणतंत्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये हर 5 साल के लिए चुना जाता है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे उत्तराधिकार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो है गणतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो है इस व्यवस्था को भारत प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका में अपनाया गया है। यानी कि जो भारत का है वो गणतंत्री व्यवस्था है, यानी कि राष्ट्रपति को चुना जाता है। और यहाँ पे उत्तराधिकार की व्यवस्था है, यानी कि जो उनके वंशज है वही बनते चले आ रहे हैं उत्तराधिकार राष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए ये विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, यानी किसी को विशेषाधिकार नहीं मिला है, यानी ये सीमित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। फिर अगला वर्ड है दोस्तों तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब यही होता है कि किसी एक राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर लोगों के हाथों में होती है। यानी गणतंत्र का अगर हम मतलब समझे, इसका सिंपल से ही होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक संप्रभुता होती है, राजनीतिक रूप से किसी एक आदमी में ना होकर किसी एक व्यक्ति में ना होकर ये लोगों में होती है, यानी कि जनता में होती है। गणतंत्र का मतलब यही होता है, गणतंत्र यानी कि लोगों का शासन, गण मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो वही है तो विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कि किसी को विशेषाधिकार नहीं है। अब अगला वर्ड है दोस्तों न्याय की व्यवस्था की गई है। अब न्याय कितने हैं, मैंने आपको बताया था कि न्याय 3 है। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है, एक राजनीतिक। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है न्याय की व्यवस्था की गई। ये जो है दोस्तों 1917 में आप पढ़ेंगे, जब 1917 रूसी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति रूस में, यानी कि उस समय USSR था, तो उसे कहा जाता है रूसी क्रांति। तो वहाँ से ये व्यवस्था प्रेरित है, यानी कि प्रस्तावना में वहाँ से लिया गया है। तो इसमें 3 न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक में प्रत्येक व्यक्ति, सामाजिक में जैसे आ जाएगा जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे 14, तो 14 और 15, उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सामाजिक स्तर पर। आर्थिक में स्तर में देखेंगे हम, किसी भी व्यक्ति को आय, संपदा और अन्य आर्थिक कारणों पे विभेद नहीं किया जाएगा। जब हम संविधान पढ़े थे, या संविधान के पहले जब हमने चार्टर पढ़ा था 1919 का अधिनियम पढ़ा था, तो उसमें जो है एक जब वयस्क मताधिकार की बात की गई, तो वहाँ पे तो संपदा को रखा गया था और शिक्षा को रखा गया था, यानी कि जिसके पास वो व्यवस्था है वही जो है वोटिंग कर सकता था, मताधिकार। तो इसीलिए जो है ये जो सब चीज़ें की गई हैं ये संविधान में, उसके ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हुए उससे समस्याओं से निपटने के लिए ये प्रस्तावना में शामिल किया गया। हालांकि संविधान में भी है, लेकिन प्रस्तावना में इसके मूल शब्द को शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब आर्थिक आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक कारण यह है कि दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक रूप में है, जैसे वोटिंग राइट करने का अधिकार है ना, आर्टिकल 325 यानी कि 325 और 326, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे।
जो व्यक्ति होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि वो वोटिंग राइट कर सकता है। और दूसरा, और वह कोई भी बात अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों मतलब कहना क्या है, जो न्याय की व्यवस्था की गई है 3 आधार पर की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये बृहद रूप है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से प्रेरित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1917 के रूसी क्रांति से प्रेरित है। इसके बाद जो है देखते हैं दोस्तों और शब्द, जैसे स्वतंत्रता, हमने कहा तो स्वतंत्रता जो है न्याय के 3 शब्द थे, स्वतंत्रता 5 शब्द थे। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि जिस पर कोई रोक टोक ना हो, यानी किसी भी व्यक्ति को रोका टोका ना जा सके। ठीक है दोस्तों, वो संविधान के दायरे में रह के कुछ भी काम कर सकता है। तो स्वतंत्रता जो है 5 है, जिसमें सबसे पहले विचार था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्रता होता है, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार का जो है रोक टोक ना हो और उनके विकास में समान अवसर प्रदान किए जाएं। उनके संपूर्ण विकास में, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी गतिविधियों में रोका टोका ना जा सके और उनके विकास में जो है संपूर्ण विकास में समान अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब 5 स्वतंत्रता हैं। ठीक, प्रस्तावना में तो स्वतंत्रता जो है, जैसे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे मूल अधिकार में, तो उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें 19 से 22 स्वतंत्रता की बात की गई है। तो उसको हम समझेंगे वहाँ स्वतंत्रता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है समता क्या है। अब समता हमने दो बात की गई है। समता का मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, यानी समान रूप से अवसर प्रदान करना। समता तो 2 थे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब इसका समता का मतलब है किसी को विशेषाधिकार ना देना। विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और उन्हें समान अवसर प्रदान करना। और आगे दोस्तों, और विभिन्न आर्टिकलों के माध्यम से इसे, जैसे समता का जब हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, उसमें 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 हम पढ़ेंगे समता कितने हैं, और उसमें पढ़ेंगे कि समता की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो किस किस रूप में की गई। जैसे धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म, आधार, जात, लिंग, जन्म स्थान और आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया, यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसको हम जो मूल अधिकार में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बंधुत्व एक वर्ड था, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है कि सभी लोगों में, सभी नागरिकों में आपसी भाईचारे को बढ़ाना, यानी कि आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। यानी कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न धर्मों का देश रहा है, यानी विविधता रही है। तो उसके हिसाब से ये बंधुत्व की व्यवस्था की गई है, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहें और भाईचारे की व्यवस्था। इसके लिए एकल, जैसे अगर व्यवस्थाएं की गई हैं तो जैसे एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, एकल नागरिकता। और दूसरा जो है व्यक्ति की सम्मान, और अगर मूल कर्तव्य में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य अलग से, ये भागचारे
भाग 4A में है या का में है, भाग 4 का में, इसको पढ़ेंगे 51 आर्टिकल अनुच्छेद, यह मूल कर्तव्य की बात हो रही है, 51 का में है। तो इसको हम देखेंगे मूल कर्तव्य क्या है। ये विशेषता मूलतः जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सर्वसंग सिंह समिति के सिफारिशों पर शामिल किया गया था। जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, अभी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। और इसमें जो है नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं जो नागरिक को प्रेरित करते हैं, वो कर्तव्य किस प्रकार से किए जाएं। जैसे उसमें अपने संस्कृतियों का, वो राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, और विभिन्न जो है नागरिकों के दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं, वो शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो और बस प्रस्तावना जो है, यहाँ के जो मेन शब्द थे उसको थोड़ा सा वर्णन किया गया है विस्तृत, और बाकी जो छूटेगा अगले क्लास में शामिल किया जाएगा। और प्रस्तावना जो है, बस दोस्तों ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।